तो कल आप लोगों को पढ़ा रहे थे संसद के बारे में, और उससे पहले भी कई आर्टिकल पढ़ा दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार उसका रिवीजन करें जल्दी से। आर्टिकल नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 यहाँ तक। 63 में बोला गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का पद, और इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 64 में बोला गया है सभापति, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। 65 में बोला है कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। 66 में निर्वाचन, बताइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब कह सकते हैं संसद के सभी सदस्य। 67 में क्या है? कार्यकाल, 6 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, कार्यकाल। 68 में क्या है? इनकी पदरिक्ति। बताइए उपराष्ट्रपति की पदरिक्ति को कितने समय में भरना जरूरी है? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 69 में क्या बताइए? शपथ। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CGI। और राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? 60 शपथ। इसके बाद 70 अन्य स्थितियां। अन्य स्थितियां मतलब क्या है बताइए? 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 में क्या है? क्षमादान शक्ति। बताइए राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है? तिहत्तर में क्या है बताइए? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में मंत्री परिषद। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होती है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या इन्हें हटाना। 76 में क्या है? एजी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है बताओ? निश्चित नहीं है। 77 में क्या बताइए? राष्ट्रपति के नाम। केंद्र सरकार में जितना भी काम होगा वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति। और 78 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा रही है ना? हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ा देंगे। बाकी अब आप जाने कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते। देखो आर्टिकल नंबर 79 में बोला गया है संसद भवन के बारे में। संसद भवन, हमारा देश इतना बड़ा है तो इस देश को चलाने के लिए यहाँ पर एक संस्था की जरूरत है। तो जो देश में कानून बनाने का काम करती है उस संस्था का नाम है संसद भवन। इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट हाउस। तो पार्लियामेंट हाउस पूरे देश भर में, पूरे देश में क्या करती है? पूरे देश भर के लिए कानून बना सकती है, पूरे देश के लिए कानून। ठीक है, कानून निर्माण कर सकती है। संसद भवन का यही काम है कि ये पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। लेकिन अगर किसी स्पेशल राज्य, मान लो केवल उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाना है, तो ऐसा नहीं कि संसद भवन बनाएगी, विधानमंडल बनाएगी। समझ गए ना? तो संसद भवन का काम क्या होता है?
पूरे देश के लिए कानून बनाना, और यहाँ से पूरे देश से व्यक्तियों को चुना जाता है, व्यक्तियों को चुना जाता है, और इन चुने गए व्यक्तियों को कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। तो संसद भवन में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। संसद भवन में रहने वाले व्यक्ति को सांसद कहते हैं। अब संसद हमारे देश में इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो कोई विदेशी संधि करके आती है या कोई समझौता करके आती है किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र पर लागू करने के लिए, तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। तो हमारे यहाँ की संसद एकदम पावरफुल है, मतलब संसद के पास खुद की प्रभुता है। समझ गए ना? अगर संसद ने कोई फैसला ले लिया, इसका मतलब है कि बिना किसी राज्य की अनुमति के उस राज्य क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आईफोन कंपनी से संसद जो है ये समझौता कर ले कि अब उत्तर प्रदेश में आईफोन बनाया जाएगा, और योगी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे यहाँ आईफोन बनाया जाए, तो ये मना नहीं कर सकते हैं। संसद भवन इतनी पावरफुल होती है कि पूरे देश में कहीं भी कानून लागू कर सकती है। समझ गए कि नहीं? संसद के पास क्या होती है? संसद के पास संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। संप्रभुता, समझ गए ना? संप्रभुता का मतलब अपने फैसले खुद ले सकती है। जैसे अभी आपके पास संप्रभुता नहीं है, आप अपने सारे फैसले खुद नहीं ले सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी इन्वॉल्व रहेंगे। मम्मी पापा नहीं है तो भाई, बड़े भाई बहन जो भी हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि एकदम अपने आप में स्वतंत्र होना। तो संसद अगर कोई कानून लागू करने जाएगी, क्या अमेरिका से पूछेगी बताओ हम लागू कर लें कि नहीं, या किसी राज्य से पूछेगी? नहीं पूछेगी। तो संसद क्या है? संप्रभु है, इसके पास संप्रभुता है। किसी भी राज्य में कोई कानून लागू कर सकती है। किसी भी राज्य में कोई संधि या समझौता, कोई संधि या समझौता लागू कर सकती है, लागू कर सकती है, और ये बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना उस राज्य की अनुमति के। समझ गए ना? संसद बिना उस राज्य की अनुमति के राज्य में क्या लागू कर सकती है? किसी संधि को लागू कर सकती है या समझौते को। क्यों? क्योंकि संसद अपने आप में संप्रभु है। क्या है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब स्वतंत्र होना। इसके पास इतनी पावर है कि वो खुद के फैसले ले सकती है। समझ गए ना? संसद भवन में बैठने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बैठने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है सांसद। और अगर अंग्रेजी में बताएं तो एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि संसद भवन को इंग्लिश में पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट हाउस। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, इसीलिए ब्रिटेन देश को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसदीय प्रणाली की जननी। संसदीय प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है? संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन देश को कहा जाता है, मतलब यहीं पर ये व्यवस्था लागू हुई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो लिखित में आर्टिकल है, उनके यहाँ कोई लिखित में आर्टिकल नहीं, सब एक मतलब बना दिए परंपरा के हिसाब से। परंपरा के हिसाब से चलता है। यहाँ का कानून लिखित नहीं है। ब्रिटेन का कानून लिखित नहीं है, अलिखित कानून है, परंपराओं पर चलने वाला कानून है। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में संसद भवन के बारे में चर्चा है। ये सारी बातें कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 79 में है कि पूरे देश में कानून बनाने का काम संसद भवन करेगी। लेकिन अगर किसी स्पेशल राज्य में केवल उसी राज्य के लिए कानून बनाना है तो उस राज्य की विधानमंडल काम करेगी। ठीक है? और अच्छा, ये कंफ्यूजन ना होने पाए कि सर देश तो राज्यों से ही मिलके बना है, तो भाई देश कहाँ मानेंगे? उत्तर प्रदेश में देश मानेंगे कि मध्य प्रदेश में देश मानेंगे? कहाँ देश मानेंगे? कहाँ पर कानून बनाएगी? तो इसके लिए सूचियां बनी हुई हैं। 3 प्रकार की सूची है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जितना भी विषय संघ सूची पर है उन सब पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? संसद भवन। किस पर? संघ सूची के विषय पर। और वर्तमान समय में इसमें कितने हैं? 97 विषय हैं। बताओ राज्य सूची में कितने हैं?
राज्य सूची में पहले 61 था, अभी 66 हो गया। नहीं गड़बड़ हो गया, पहले उल्टा बता दिए, पहले 66 था, अभी 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था और इसमें 5 यहाँ से निकाल के डाल दिया गया, तो कितना हो गया 52। तो वर्तमान समय का डेटा ये है 97, 61, 52। ठीक है। तो संसद भवन किस सूची के विषय पर कानून बनाता है? संघ सूची के विषय पर। बाकी राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती पर दोनों लोग मिलके बनाते हैं अपना जुगाड़ लगा के। आगे देखो, हमारे देश में जो संसद भवन बना हुआ है, अभी तो आप जानते हैं कि नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। तो संसद भवन में 2 सदन है। कितने सदन है? 2। सदन का मतलब होता है घर। सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हैं। अगर लेकिन बात आपसे ये कहते हैं कि बताओ संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। बताओ प्रेसिडेंट कहाँ का सदस्य होता है? किस जगह का मेंबर? लोकसभा का कि राज्यसभा का? किसी का नहीं होता है, लेकिन इसे कहा जाता है संसद का अभिन्न अंग। अभिन्न का मतलब जो अलग ना हो सके। तो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है संसद भवन का अभिन्न अंग। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बताया गया। अभिन्न का मतलब है कि ये इससे अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो जाएगा तो समझ लो गड़बड़ है। फिर राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं है, बस संसद का है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने का मतलब ये है कि लोकसभा राज्यसभा में कितना भी बिल पारित कर लो आप, राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा कोई चीज कानून नहीं बनेगा या कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। तो इनका रहना जरूरी है कि नहीं? सोचो, जैसे हाथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, पैर जरूरी है, लेकिन किसी का हाथ काट दो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। किसी का पैर काट दो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन किसी की गठरी काट दो तो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। इसमें भी सोच रहे हो मर जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही राष्ट्रपति को अगर निकाल लेंगे, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ की खत्म है व्यवस्था। संसद भवन के बारे में इतनी पॉइंट समझ गए कि नहीं? आर्टिकल नंबर 79 में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। एक संसद भवन होगा जिसका काम क्या होगा? पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना। और इस संसद भवन में पूरे देश से व्यक्ति चुन के आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। और संसद के पास अपनी संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब समझ गए होंगे कि ये किसी भी प्रकार के फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर किसी भी राज्य में कोई संधि या समझौता लागू करना है तो क्या उस राज्य से पूछने जाएगा कि लागू कर दें? बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना उस राज्य की अनुमति के किसी भी राज्य में संधि या समझौतों को लागू कर सकता है। यहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहते हैं सांसद। देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये संसद है और ये सांसद है। संसद का मतलब समझ रहे हैं? संसद भवन। और सांसद का मतलब वहाँ पर रहने वाला आदमी। संसदीय शासन प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। यहाँ पर 2 सदन। सदन का मतलब घर। जैसे घर में तो बहुत से लोग रहते हैं ना, लोकसभा में एक आदमी रहते हैं कि बहुत से रहते हैं? बहुत से लोग रहते हैं ना। तो जहाँ पर कई लोग रहते हैं उसे सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोअर हाउस या अपर हाउस कहते हैं। इसके बाद इसका 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? संसद का अभिन्न अंग। समझ गए ना संसद के बारे में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संसद क्या है, बस एकदम साफ शब्दों में बता दीजिए कि संसद वो है जो देश में कानून बनाती है। समझ गए कि नहीं? बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि संसद का काम क्या है? पूरे देश के लिए कानून बना, कोई और काम करती है। छाप लिए भाई सब लोग? इरेज करें ना। तो उस दिन आपको बताए थे 79, 80 और 81। 79, 80, 81 और बोले थे इसको याद कर लेना सरला।
सा से संसद भवन, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो 79, 80, 81 संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद भवन के बारे में पढ़ा दिए, आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा देते हैं। देखो ये मान लीजिए आपका है संसद भवन, इसमें एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 80 में और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 81 में। लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप समझिए। लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है? देखो, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं सांसद, यहाँ के जो सांसद होते हैं इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट जनता चुनेगी, समझे कि नहीं? अभी जैसे 2024 में जब चुनाव होगा ना, तो आप लोग चुनने जाएंगे अपने अपने सांसदों को, डायरेक्ट चुने जाते हैं ना। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो जनता इन्हें डायरेक्ट नहीं चुनती है, इसके लिए बड़ा पराक्रम होता है। अब राज्यसभा वाला पढ़ाएंगे तो वहां पर बता देंगे। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, आप लोग नहीं चुन सकते। उसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन करके 3 साल तक वेट कीजिए, उसके बाद कब चुनाव होगा तब आपका नॉमिनेशन हो तो शायद आप, या कोई टीचर उचर रहता है तो वो जाता है, या आप प्रधान हैं, चेयरमैन है, मेयर हैं, तब भी आपको आप चुन सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। बाकी विधान सभा वाले भी इनको चुन लेते हैं। तो यहाँ पर जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। यहाँ के सांसदों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और यहाँ के सांसदों को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, लेकिन फिक्स नहीं है कि 5 साल ही होगा, 5 साल से पहले भी जा सकते हैं। जाने का मतलब मान लीजिए सरकार ही गिर गई, इनका कार्यकाल 5 साल पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। इनका 5 साल का होता है और इनका 6 साल का होता है। क्या चीज? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था, और क्या 42वां द्वारा बढ़ाया गया। उसके बाद इसको भी बढ़ा दिया गया था, लोकसभा वाला भी कम कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया 6 साल। उसके बाद फिर 42वां में जितनी भी गलतियां हुई सारा का सारा सुधार दिया गया 44वां द्वारा। तो कार्यकाल 5 साल का है और यहाँ पर 6 साल का है। देखो इधर, यहाँ के जो सांसद चुने जाते हैं इनको एक बार में ही चुना जाता है, एक बार में। एक बार मतलब, एक बार में का मतलब है साथ में, सभी को एक साथ, सभी को एक साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी को एक साथ नहीं चुना जाता है। जैसे अभी 2024 में जो चुनाव होगा ना, इसमें लोकसभा पूरी तरह से खाली हो जाएगी, एकदम कंप्लीट खाली हो जाएगी और सब के सब भागेंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन राज्यसभा पूरी तरह कभी भी खाली नहीं होती है, ये धीरे धीरे खाली होती रहती है। हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, समझे कि नहीं? हर 2 वर्ष में चुना जाता है और हर 2 वर्ष में इन्हें निकाला भी जाता है। अब समझिए, जैसे आप पहले न्योता खाने जाते थे तो लाइन में बैठा के खिलाते थे कि नहीं? लाइन में बैठा देते थे, सबको पत्तल दिया जाता, सबको दुनिया जो भी दिया जाता था सबको, और सबको जब तक खाना नहीं दे दिया जाता था तब तक सब खाते नहीं थे और खा भी लेते थे। मान लो जो पहले खा लिया उसको भी साथ में बैठे रहना पड़ता था जब तक सब लोग ना खा लें। खाने के बाद जयकारा लगता था तब उठते थे, और कुछ उसमें अभद्र लोग रहते थे वो जो उठ जाते थे अपने आप ही ना। तो पुराने समय में जब निमंत्रण होता था तो एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, इसे कहते हैं लोकसभा। एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ सबके सब खाली होंगे, एक साथ सबको चुना जाएगा। और राज्यसभा का मतलब बफर सिस्टम, जाइए खाते रहिए, जो खा लिया निकल ले, जो खाते रहिए निकलते रहिए, खाते रहिए। अब बताओ, बफर सिस्टम में कभी जल्दी खाली होता है? नहीं। लेकिन जब
वो पंगत वाला है तो एक ही बार में पूरा मैदान खाली हो जाता है, बाहर आ जाता है, सब एक के बार में फाट पड़ते हैं, है कि नहीं। तो ये है लोकसभा और वो है राज्यसभा, समझा कि नहीं। तो जहाँ पर एक साथ, या ऐसे समझो आप एक कोई टब ले लो, ठीक है, उसमें फुल पानी भर लो और एक ही बार में गिरा दो, ये है लोकसभा। मतलब एक के बार में भरे, एक के बार में गिरा दी, ये लोकसभा। लेकिन पानी भरे, थोड़ा सा गिराए फिर डालिए, फिर थोड़ा सा गिराए फिर डालिए, फिर थोड़ा सा गिराए फिर डालिए, ये क्या है, राज्यसभा। मतलब ये कभी भी खाली नहीं होती है। लेकिन ये वाला एक साथ, यहाँ के जो सदस्य होते हैं इनका एक बार में सभी का, मतलब सभी का एक साथ चुनाव हो जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई, जैसे समझो सिस्टम, जैसे मान लो किसी सांसद को 2020 में चुना गया राज्यसभा में, ठीक है। अब कुछ लोगों को चुना जाएगा तो कुछ लोगों को निकाल भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगले 2022 में चुनाव होगा, ठीक है। उसके बाद 2024 में होगा, उसके बाद 2026 में। अब जब 2026 में चुनाव होगा तो जिसे 2020 में चुना गया था ना, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इनके स्थान पे दूसरे व्यक्ति को भर दिया जाएगा। तो देखो 1/3 खाली हो रहा है कि नहीं, जितना राज्यसभा होता है उसका 1/3 खाली हो गया कि नहीं भाई, 1/3 ही तो खाली होता है। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। जितने सांसद होते हैं उसमें से 1/3 का चुनाव होता है और 1/3 जो होते हैं वो निकल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने आएंगे उतने चले जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा परमानेंट सदन है और ये टेम्पोररी है कि नहीं भाई। परमानेंट का मतलब जो हमेशा बना रहे, जैसे मेला लगता है तो परमानेंट होता है, टेम्पोररी। लेकिन जो बाजार में दुकानें, यहाँ पर आपकी दुकानें हैं, ये तो परमानेंट है, दुकान हमेशा रहेगी। तो यही है, राज्यसभा हमेशा बनी रहती है और लोकसभा बनती है, बिगड़ती है, चलता रहता है, समझ गए कि नहीं। इसे कहा जाता है जनता का सदन। अब जनता का सदन क्यों कहा जाता है समझते हैं, बताइए कोई। क्योंकि यहाँ के जो सांसद होते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ के जो सांसद होते हैं उनको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन इसे जनता का सदन नहीं कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। बुजुर्गों का सदन क्यों कहा जाता है, या वयस्कों का सदन कह दिया जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भी सांसद चुने जाते हैं वो सामान्य, मतलब छोटे मोटे आदमी द्वारा नहीं चुने जाते। कोई सांसद भी चुनते हैं, जो लोकसभा के होते हैं ये भी इनको चुनते हैं। सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, MLA मतलब या चेयरमैन, मेयर, प्रधान, ये सब लोग चुनते हैं। तो सामान्य व्यक्ति नहीं चुनता है, समझ गया ना। इसे जनता का सदन कहा जाता है और इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। इसे कहा जाता है आम सदन। क्या कहा जाता है? अच्छा, जब मैं पॉलिटी पढ़ा ना, मुझको सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आती थी कि इसे आम सदन क्यों कहा जाता था, जबकि सरकार यहीं से बनती है, पावरफुल यहीं है कि नहीं। तो इसे आम सदन क्यों कहा जाता है? आम सदन इसे नहीं कहना चाहिए ना, ये तो खास सदन है क्योंकि सरकार यहाँ से बन रही। लेकिन पता है आम सदन इसे क्यों कहा जाता है? इसे आम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो सांसद होते हैं उनको चुनने वाले लोग कैसे होते हैं? आम लोग होते हैं, ठीक है। बाकी जो सांसद चुन के गए होते वो तो पावरफुल होते हैं, वही लोग तो मंत्री बनते हैं। अधिकतर लोग कहाँ से मंत्री बनते हैं? लोकसभा से। लेकिन जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही बने, राज्यसभा से भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर बनते हैं लोकसभा से। तो होते बड़े खास हैं, लेकिन इसे कहा जाता है क्या? आम सदन। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो चुनने वाले लोग होते हैं, जैसे हम और आप कैसे हैं, आम आदमी है कि नहीं, तो आम लोग होते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है आम सदन। और इस वाले सदन को कहा जाता है खास सदन, खास सदन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो सांसद होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? ये तो यहाँ पर लिखे ही है, क्योंकि जनता द्वारा इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से, समझ गए ना। इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन, इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन, इसे कहा जाता है आम सदन, इसे कहा जाता है खास सदन। इंग्लिश में कहते हैं इसे लोअर हाउस। हाँ, लोअर हाउस का मतलब निम्न सदन, निम्न सदन। और इस वाले को क्या कहा जाएगा? अपर हाउस।
अपर हाउस मतलब उच्च सदन। बस इतना समझना कि यहाँ पर जो भी नाम दिया गया है सब इसलिए नाम दिया गया है इनके चुनने के आधार पर, जो लोग जैसा चुने हैं उस आधार पर। यह नहीं कि यहाँ के लोग कैसे हैं उस आधार पर नहीं दिया गया है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो एकदम निम्न वर्ग से आते हैं, मतलब जमीन से, ग्राउंड से जुड़े लोग होते हैं, इसीलिए निम्न सदन। और यहाँ के लोगों को मतलब इस वाले सदन को कहा जाता है अपर हाउस या उच्च सदन। निम्न सदन, उच्च सदन, प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, भंग। अब लोकसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं रहेगा तो लोकसभा भंग हो जाएगी कि नहीं भाई? अगर कोई पार्टी का दावेदार नहीं होता, कोई मतलब क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकता है तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा क्या भंग होगी? राज्यसभा भंग नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं होगी? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा से सरकार नहीं बनती है ना। जहाँ से सरकार बनेगी सरकार तो वहीं पर गिरेगी। अब सरकार ही नहीं बने तो सरकार गिरेगी कैसे? जब आप चलोगे नहीं तो गिरोगे कैसे? है ना? कह खड़े खड़े गिर जाएगा, कोई बात नहीं, खड़े खड़े भी गिर सकते हैं भाई। भंग किया जा सकता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ से सरकार बनती है। सरकार का निर्धारण, सरकार का निर्धारण यहाँ से होता है, यहाँ से सरकार का निर्धारण नहीं होता। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, सारा का सारा काम तो लोकसभा से हो रहा है, अधिकतर मंत्री लोकसभा से बन रहे हैं, जनता द्वारा इन्हें चुना जा रहा है, इसे भंग भी किया जा सकता है कुछ गड़बड़ हुआ तो। राज्यसभा में तो कुछ नहीं है, न भंग किया जा सकता है न जनता चुन रही है। इनका कोई मतलब है? क्या मतलब है? वही पूछना चाहते थे ना, क्या मतलब है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, एक नंबर, ये सही बताया। अगर राज्यसभा नहीं होगी तो जो बिल जाएगा उसका रीवेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए भाई लोकसभा में तो वही पार्टी होगी ज्यादातर जिसकी सरकार बनी है, तो ये लोग तो पास करके भेज देंगे। अब चेक करना है कि क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं, तो एक व्यक्ति और होना चाहिए ना, तो ये जाएगा राज्यसभा में। और जरूरी नहीं कि राज्यसभा में सरकार आपकी पार्टी का बहुमत हो सकता है नहीं भी हो, विपक्ष वाले ज्यादा हो तो विपक्ष वाले चेक करेंगे, कहेंगे तो गड़बड़ है, हटाओ इसको। हो सकता है कि नहीं? राज्यसभा को इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई बिल आए तो उसे वो चेक कर सकें कि क्या ये वास्तव में सही पारित किया गया है सरकार के द्वारा कि नहीं। तो अगर एक ही सदन होता ना तो राजशाही हो जाती। फिर बस भाई हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हम चाहे जो बिल पारित कर, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद है ही जो है। समझ गया कि नहीं? तो राज्यसभा का सिर्फ इतना काम होता है कि ये चेक करते हैं, इसी के चक्कर में इतना राज्यसभा बना दिया गया। और अगर एक व्यक्ति कोई सांसद एक बार बन जाता है तो उसे लाइफ टाइम दिया जाता है, ये क्या पेंशन, लाइफ टाइम। एक बार एक भी दिन के लिए बन जाओ, लाइफ टाइम आपको पेंशन दिया जाएगा और आपके साथ गार्ड भी रहेगी। तो एक बार सांसद बन गए तो लाइफ सेट। अब देखो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि बस बिल्कुल सांसद बन सकते हैं। लड़कियों को तो विशेष छूट अब दी गई है ना, फिलहाल वो 2029 में प्रभावी होगा, 2024-5-29 के बाद प्रभावी होगा। हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी से बोलना सीख लो थोड़ा, बाकी झूठ बोलने की प्रैक्टिस होगी। समझ गए कि नहीं? देखो इधर बताइए, लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय, सुनिए ध्यान से, अब कहाँ लिखे, जगह नहीं मिल रही, चलो इधर लिखते नीचे। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 1/10, मतलब 10% कह सकते हैं कि नहीं। और राज्यसभा का भी कोरम 1/10 होता है। कोरम का मतलब होता है कि सांसदों की न्यूनतम संख्या जिससे संसद की कार्यवाही चल सके। जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं, इतने लोग हैं, तुम पढ़ा रहे हैं, मान लो ठंडी बहुत ज्यादा पड़ने लगे, एकदम कुड़कुड़ी ठंडी पड़ जाए, और इतनी ठंडी पड़ जाए कि मात्र 2 बच्चे आए, तो उस दिन हम कहेंगे देखो आज 2 बच्चे हैं, आज क्लास नहीं लेंगे, छुट्टी कर देंगे कि नहीं? तपता जलाएंगे, हम भी तापेंगे, आप भी तापना। लेकिन अगर केवल मान लीजिए केवल 20 या 10 ही बच्चे आ जाते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। ये है कोरम, समझ गए कि नहीं? कोरम का मतलब होता है संसद को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। और इधर देखो, लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में
245, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, और यहाँ पर भी 252। ठीक है, अधिकतम इतना हो सकता है, बाकी वर्तमान समय में इतना है, हालांकि 2 इसमें से भी कट गया। और ये कुछ यही क्वेश्चन पूछा था शायद ना, ये नहीं पूछा था। देखो, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल समुदाय के लोगों को नियुक्त करता था कि नहीं? आंग्ल समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता था। और इधर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, अभी भी होता है, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब में विशेष योगदान होता है। तो यहाँ पर 2 आंग्ल समुदाय के लोगों को नियुक्त किया जाता था लोकसभा में, और राज्यसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करना। मनोनयन का मतलब बिना चुनाव लड़े ही इनको सांसद बना देना। तो ये वाली व्यवस्था तो समाप्त हो गई है। ठीक है, 2 आंग्ल समुदाय वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और ये 12 सदस्यों वाली व्यवस्था है, नहीं तो सोचना ये भी समाप्त कर दी गई। यहाँ पर एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था। एंग्लो इंडियन बताए थे ना, एंग्लो इंडियन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पिता यूरोप का होगा। अब तो ऐसे लोग मर बुरा गए होंगे, इसीलिए व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता था? 2। राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है। ठीक है, 104वां नहीं, 104वां में तो EWS वाली व्यवस्था बनाई गई ना, 103वां में किया गया। हाँ, 103 ओबीसी भी किया गया, उसी के साथ साथ ये समाप्त कर दिया गया। आगे देखो, कोरम, इसका कोरम क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का कोरम कितना होता है? तो इसका 1/10 कितना होगा? 545 का 1/10, 545 का 1/10, तो 1.0 जीरो काटेंगे, पॉइंट लग जाएगा, मतलब 54.5। लेकिन 54.5 थोड़ी ना होगा, अब आदमी को काट के थोड़ी ना बना देंगे कोरम, तो इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं 55। ठीक है, और इसका कोरम कितना होगा? राज्यसभा का पॉइंट लगा दो, मतलब 25। तो लोकसभा का कोरम 55, राज्यसभा का कोरम 25। कोरम बताए तो, कोरम का मतलब होता है सदन को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। एग्जाम्पल भी दिए ना कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, केवल 2-4 ही बच्चे आए, तो उस दिन कोचिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, कहेंगे कम बच्चे आए हैं। लेकिन अगर 10 या 12 भी बच्चे आ जाते हैं तो पढ़ा देंगे। ये है कोरम, मतलब क्लास को चलाने के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कहलाती है कोरम। समझ गया ना? नोट कर लो।